तो मेंस की प्रिपरेशन होती कैसे है, उसको हम आज पूरा ओवरव्यू देख लेंगे। अगर पहले, दूसरे और तीसरे साल में आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की, तो चौथे, पांचवें और छठवें साल में आपका यूपीएससी का क्लियर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होता जाएगा। तुम मेंस की प्रिपरेशन को ना लास्ट डिटेल तक समझो और अभी जो तुम्हारे पास टाइम है उसमें मेंस की प्रिपरेशन करो। बिना नोट्स प्रिपेयर किए आप आंसर राइटिंग ढंग की नहीं कर सकते। जो यूपीएससी एक्चुअली पूछ रहा है वो जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, तब तक आपके ये नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होंगे ही नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। देखो, तुम्हारे जो प्रीलिम्स की जो तैयारी है ना, वो मेंस से ही गुजर के जाएगी। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले मैं प्रीलिम्स तैयार कर लूँ 2025 के लिए, उसके बाद अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो वो जो 3 महीने बचेंगे उनमें मैं मेंस की तैयारी कर लूँगा, तो बिलीव मी, तुम अपने अटेम्प्ट को रिस्क कर रहे हो और अपने आप को लक के भरोसे छोड़ रहे हो। आप अपने आप को ना लक के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वाई आई एम सेइंग दिस, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो कि ऐसा करके क्लियर कर लेते होंगे एग्जाम, राइट। कुछ ना कुछ बच्चे, लाइक से कि 5 बच्चे होंगे या 6 बच्चे होंगे, बट द थिंग इज कि आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना है और जरूरी नहीं कि आपका लक काम करे, राइट। सो द थिंग इज कि हम ये चाहते हैं ना कि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो आप ये इंश्योर करो कि आप मेंस रेडी पहले से होके जाओ, तब आपका प्रीलिम्स देने का फायदा भी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स यूपीएससी जो क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पहले, दूसरे और तीसरे साल तक बढ़ती है, और उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट देते हो ना, तो आपकी यूपीएससी क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो डिक्रीज होते जाती है। यानी कि अगर पहले, दूसरे और तीसरे साल में आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की, तो चौथे, पांचवें और छठवें साल में आपका यूपीएससी का क्लियर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होता जाएगा। दिस इज डेटा बाय द यूपीएससी इटसेल्फ। जो यूपीएससी प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देता है उसमें ये डेटा है। सो द थिंग इज कि मेंस के लिए रेडी कैसे होना है, दिस इज जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंस के लिए रेडी होने के लिए देखो, ये क्लियरली 3 स्टेजेस होते हैं कि आपको अपने आप को अगर मेंस रेडी करना है ना, तो इन तीनों स्टेजेस को लास्ट डिटेल तक आपको ढंग से समझना होगा और इनको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके तुम मेंस के लिए रेडी हो। और प्रीलिम्स दो, प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस दो, मेंस क्लियर करो, और फिर इंटरव्यू दे के अपनी जो नेम है और रैंक जो है लिस्ट के अंदर लेके आओ। तो थोड़ा समझते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन इतनी ज़रूरी क्यों है, ठीक है। द थिंग इज कि आप अभी जून से स्टार्ट करते हो अपनी मेंस की प्रिपरेशन, और दिसंबर टू फरवरी तक अपनी मेंस की प्रिपरेशन को रखते हो। कोई बच्चे दिसंबर पे जाके ख़त्म कर देते हैं, कोई जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं प्रीलिम्स को लेके वो फरवरी तक अपनी प्रिपरेशन मेंस की रखते हैं। द थिंग इज कि अगर आप फरवरी तक अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और अपने मेन के नोट्स को आपने बना लिया, तो आपने क्या किया, अपने आप को इंश्योर कर लिया। इंश्योर कर लिया, राइट। इंश्योर करने का मतलब क्या है कि जो आपके मेंस के नोट्स है ना, वो एज ए इंश्योरेंस की तरह काम करें कि आपने फरवरी तक तैयारी की। नाउ यू कैन लीव द मेंस की तैयारी। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम प्रीलिम्स की तरफ बढ़ सकते हो, और प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद तुरंत अपने मेंस के नोट्स को रिफर करोगे जो तुमने यहाँ बनाए थे, और मेंस के नोट्स को पढ़ के तुम इमीडिएटली अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं किया हुआ होगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा रैंडमनेस आ जाएगी तुम्हारी प्रिपरेशन में, कि जब तुम्हारे पास नोट्स नहीं होंगे तुम आंसर लिख नहीं पाओगे ढंग से, तुम्हारी चीज़ें कंसोलिडेटेड नहीं होंगी, तो तुम एक अच्छा आंसर डेफिनेटली नहीं लिख पाने वाले। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम मेंस की प्रिपरेशन को ना लास्ट डिटेल तक समझो और अभी जो तुम्हारे पास टाइम है उसमें मेंस की प्रिपरेशन करो। और मेंस और प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड ही होती है। यानी कि अगर आपका मेंस की प्रिपरेशन अच्छी है ना, तो आप प्रीलिम्स भी अच्छे से निकाल पाओगे कुछ महीनों की तैयारी में। आई नो अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि अभी तक एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसके बाद भी उनके प्रीलिम्स के जीएस 1 में 73 और 74 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने ढंग से मेंस की तैयारी नहीं की। नॉलेज गैप अभी भी रह रहा है उनके अटेम्प्ट में, और इसकी वजह से 73 और 74 पर अभी भी लटके हुए। और जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं, उसके बाद मेंस की तैयारी करने के बाद अपना गियर स्विच करके प्रीलिम्स की तरफ मुड़ते हैं, तो उनके जो नंबर आ रहे हैं ना वो 95 100 के बीच में आ रहे हैं। क्योंकि हम स्टूडेंट के साथ हर रोज डील करते हैं, तो हमें ये डेटा
दिखता है, राइट, ये स्टैटिक्स हमें दिखता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंस की तैयारी करें अभी से लेके फरवरी तक, जनवरी तक, जब तक आपको लगे कि, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए, उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन प्रीलिम्स की तरफ स्विच करें, ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन होती कैसे है उसको हम आज पूरा ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है। मेंस की जो प्रिपरेशन है वो क्लियरली इन 3 स्टेजेस में होती है। दिस इज 1, 2 एंड 3। पहले में क्या करते हो आप, सिलेबस को समझते हो पीवाईक्यूज के लेंस से, अभी समझेंगे, सब चीज को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। दूसरा आप नोट मेकिंग करते हो, तीसरा आप आंसर राइटिंग करते हो। नोट मेकिंग के बिना आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, ये श्योर है। क्यों श्योर है? कि आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा, ठीक है, आप उसका आंसर कल लिख दोगे, अच्छा लिख दोगे, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि 1 मंथ बाद अगर तुम उसका आंसर लिखो, तो क्या लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, वापस तुमको बुक पढ़ना पड़ेगा। तो बुक पढ़ने में जितना एफर्ट लगेगा, अगर तुमने उसका नोट्स कंसोलिडेट किया होता तो वो एक पेज देख के तुम फटाक से अपना ये आंसर लिख सकते थे 1 महीने बाद भी। तो दिस इज व्हाट द यूटिलिटी ऑफ नोट्स इज, ठीक है। तो बिना नोट्स प्रिपेयर किए आप आंसर राइटिंग ढंग की नहीं कर सकते, दिस इज फॉर श्योर। तो आज हम इन तीनों प्रोसेस को समझेंगे लास्ट डिटेल तक। एंड नोट मेकिंग भी अपने आप में एक 5 स्टेज प्रोसेस है, आंसर राइटिंग अपने आप में एक 6 स्टेज प्रोसेस है, जिसको हम लास्ट डिटेल तक समझने वाले हैं। तो ध्यान बनाए रखना और अच्छे से देखना, ठीक है। सो जो फर्स्ट चीज है कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस थ्रू द लेंस ऑफ पीवाईक्यूज, ये क्यों जरूरी है? देखो, यूपीएससी ने तुम्हें 2 चीजें ही दी हैं, ठीक है। एक तो मेंस का सिलेबस दिया हुआ है, और दूसरा तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में आए हुए हैं वो दिया हुआ है, ठीक है, पीवाईक्यूज। अगर ये हमारे पास स्क्रीन पे GS1 का सिलेबस रखा हुआ, ठीक है, लेट्स से कि हम सिलेबस के इस लाइन को पकड़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बहुत इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या? बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है, इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब तक मैं इस लाइन को पीवाईक्यूज के प्रिज्म से नहीं देखूंगा ना, मुझे आइडिया नहीं लगेगा कि मुझे इस लाइन से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल यूपीएससी में, और मुझे क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है मेंस के लिए, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है, बताओ। कोई लोग बोलेंगे कि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, ठीक है, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, मल्टी कास्ट सोसाइटी है, फैमिली सिस्टम है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। मैरिज को हम सेक्रेट मानते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइलेंट फीचर। सेकुलरिज्म है। तो इन सारे टॉपिक्स पे तो आपको नोट्स बनाना ही होगा, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे आपको नोट्स तो बनाना ही होगा। बट जो यूपीएससी एक्चुअली पूछ रहा है वो जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, तब तक आपके ये नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होंगे ही नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, कि लेट्स से कि अब ये जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, मैंने वही सिलेबस उठाया, सिलेबस दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सिलेबस को पीवाईक्यू के प्रिज्म में डालूंगा और कुछ इंटरप्रिटेशन लेके आऊंगा कि क्या क्या यूपीएससी पिछले 11 साल में पूछा हुआ है। वी नो कि 2013 के बाद जो है थोड़ा सा चेंजेस आए थे यूपीएससी में, तो 2013 से लेके 23 तक, यानी कि पूरे 11 साल में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पर्टिकुलर लाइन से, वो हमने यहाँ कंसोलिडेट करके रख दिया हुआ है, ठीक है, एक जगह। अब आप देखो, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में यूपीएससी ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़ना, कि क्या ट्राइबल कम्युनिटीज, अगर आप इंडिया देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स अलग होते हैं, ठीक है, उनकी अलग आ, उनकी अलग कल्चर है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में जो होता है वो ट्राइबल्स, उनका कल्चर अलग है, ठीक है। और आप देखोगे कि जो आइलैंड्स में जो ट्राइबल्स पाए जाते हैं उनका थोड़ा कल्चर अलग होता है, राइट, लाइक अंडमान एंड निकोबार में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या इन ट्राइबल को एक एंटिटी माना जाए, या इनको हम अलग अलग डाइवर्सिफाई कंसिडर करें, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर आप साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में ट्राइबल के बारे में अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको ये वाला डायमेंशन तो अपने नोट्स में कवर करना ही पड़ेगा, कि ट्राइबल्स को सिंगल एंटिटी माने या एज ए डाइवर्सिफाइड ही रखें, क्योंकि हर ट्राइबल्स जो डिफरेंट रीजन से हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, उनके चैलेंजेस अलग है, राइट, और उनको डील करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। तो इन पे फॉर एंड अगेंस्ट जो आर्गुमेंट है तुम्हारे नोट्स में होने ही चाहिए। और वो तुमको पता कैसे चलेगा? जब तुम इस सिलेबस की लाइन को पीवाईक्यूज के प्रिज्म के थ्रू देखोगे तब, अदरवाइज तुमको नहीं पता चलने वाला, तुम कुछ भी नोट्स बना लोगे,
ट्राइबल्स पे तुम ट्राइबल्स के नाम खूब सारे लिख लोगे, उनके चैलेंजेस लिख लोगे, ठीक है, बट डिफरेंट ट्राइबल्स कैसे डिफरेंट हैं और उनके चैलेंजेस क्यों डिफरेंट हैं, उनके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ें तुम्हारे नोट्स में नहीं आएंगी। और अगेन अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाने वाले। उसी तरह आप देखो कि सोसाइटी, ऐसा माना जाता है कि GS1 इज स्टैटिक, राइट, बट सोसाइटी देखो बहुत डायनेमिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखो तो यहाँ पूछा गया कि चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन। ठीक है, तो बच्चा अगर रो रहा है तो पेरेंट्स ने उसको मोबाइल दे दिया, वो शांत हो गया बच्चा, तो चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन। ठीक है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के सोशलाइजेशन पे, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज कम आउट, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि GS1 का जो सोसाइटी वाला पार्ट है ना वो डायनेमिक भी है, जिस स्टैटिक नोट्स जो है आप उसके बेसिस पे नहीं बैठ सकते, यानी कि द नोट्स रिक्वायर्स पीरियोडिक रिवीजन, राइट। अब क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है चिल्ड्रन पे, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं। लेट्स सपोज ग्रैंडफादर आए घर और बच्चा साइड में मोबाइल चला रहा है, पैर नहीं छू रहा जाके, राइट। तो जो सोशल नॉर्म्स, जो सोशल वैल्यूज उसके अंदर आने चाहिए वो नहीं आए, ठीक है, और वो डिजिटल वैल्यूज को अपना रहा है। सो ये सारी चीजें आपको तब पता चलेगी ना जब आपने सिलेबस को PYQs के प्रिज्म के थ्रू देखा होगा तब, ठीक है। और दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेंस के सिलेबस को रट लो एकदम। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको रटा नहीं जा सकता। आप क्या कर सकते हो ना, सिलेबस की हर एक लाइन को जब PYQs के एंगल से देखोगे ना तो तुमको सिलेबस अपने आप ही रट जाएगा। ये एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे आप ना, आपको मेंस का सिलेबस अपने आप ही याद हो जाएगा। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको डायमेंशंस आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या मेंस के लिए रेलेवेंट है क्या नहीं है। अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा रैंडमनेस रहने वाली है, और रैंडम चीज़ों को आप अपने नोट्स में डालोगे और रैंडम चीज़ें अपनी कॉपी में लिखोगे, मार्क्स नहीं आएंगे। और ये इशू सिर्फ इनिशियल बच्चों के साथ नहीं, जो मेंस कई बार दे चुके हैं ना, आई डील विद पीपल जो कि कई बार मेंस दे चुके हैं, 3 से 4 बार, इवन स्टेट PCS में अच्छे पोस्ट पे हैं, उनके साथ मैं डील करता हूँ, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, राइट। और अगर तुम फर्स्ट टाइमर हो तो ये सारे इशूज तुमको पहले से ही डील करके हटा दें, राइट। अभी देखो क्वेश्चन जो सोसाइटी का ये दूसरा जो टॉपिक है, अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम एंड रेमेडीज, राइट। अब सिलेबस ने बताया नहीं कौन सी प्रॉब्लम और कौन सी रेमेडीज, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा, हमको PYQs के थ्रू जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम पूछा है, अर्बनाइजेशन की क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने मन से प्रॉब्लम ढूंढने लगूँ तो मैं बहुत सारे प्रॉब्लम ढूंढ सकता हूँ अर्बन एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन है, ठीक है, वाटर सप्लाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट क्या वो रेलिवेंट होगा, डेफिनेटली रेलिवेंट तो होगा ही, बट PYQs के लेंस से देखें तो UPSC एग्जैक्ट कहाँ पूछता है क्वेश्चन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अर्बन मास ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा है, क्योंकि अर्बन एरियाज में ट्रैफिक बहुत लगता है, और अगर मास ट्रांसपोर्ट अगर इफिशियंट और अफोर्डेबल हो जाए तो ट्रैफिक के इश्यूज को हटाया जा सकता है, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन। उसके बाद आप देखो अर्बन फ्लड्स के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि हीट आइलैंड की अर्बन एरिया जो है वो हीट आइलैंड की तरह हो गए, ये एक अर्बन इशू हो रहा है, ठीक है। स्पीडी अर्बनाइजेशन इज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो है तुमको सिलेबस ने नहीं बताया, सिलेबस इज क्वाइट इम्प्लिसिट। अगर आपको सिलेबस के हर वर्ड को समझना है ना तो PYQs के थ्रू जाओ और तब समझो कि ये सिलेबस आपसे पूछना चाह रहा है, UPSC आपसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। अगेन GS2 का ये सिलेबस रहा, ठीक है। इसमें भी एक टॉपिक को देखते हैं कि कैसे हम सिलेबस को PYQs के प्रिज्म के थ्रू देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं 15 नंबर टॉपिक ले रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन एंड अदर मेजर्स, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन एंड पोटेंशियल। यानी कि सिलेबस के इस लाइन से क्या किया UPSC क्वेश्चन बना सकता है। वी एवरीबडी नो कि हमको सिलेबस के हर एक कीवर्ड पे नोट्स बनाना होता है, ठीक है। बट जब कीवर्ड ही अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, इम्प्लिसिट है, तो आप डायरेक्टली नोट्स कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यानी कि आपको अगेन PYQs के लेंस के थ्रू जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या एक्चुअली पूछना चाह रहा है UPSC। लेट्स कम और देखते हैं। अगर आप देखो थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, RTI के फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बिकॉज RTI क्या करता है,
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन आया, विसल ब्लोअर एक्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। अगर आप देखो तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अगर जीएस2 में हुआ तो आईटीआई, ठीक है, विशल ब्लोअर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे नोट्स में होना, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे नोट्स में होना, यानी कि अगर आप ये चीज़ छोड़ के जा रहे हो ना तो आप मिस कर रहे हो चीज़ों को, राइट। आपने प्रिपरेशन फिर अच्छे से नहीं की। उसी तरह देखो कि ई गवर्नेंस पे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ई गवर्नेंस में क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप, ई गवर्नेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे ये गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, ठीक है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी को ऐसे बढ़ा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिजिटल लिटरेसी पे क्वेश्चन आया हुआ है ई गवर्नेंस से रिलेटेड। ई गवर्नेंस कैसे पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहा है, यहाँ देखो पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि ई गवर्नेंस पे आपको क्या क्या डील करना है, ये सारी चीज़ों को डील करना है। तो कैसे पता चलेगा, जब आप चीज़ों को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखोगे। यानी कि मेंस प्रिपेयर करने की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, मेंस का सिलेबस पकड़ो और मेंस के सिलेबस को पीवाईक्यूज के थ्रू देखो, ठीक है। कोई बुक पकड़ने से बढ़िया, पहले किसी बुक को पकड़ने से बढ़िया कोई किसी टॉपिक पे 50 पेज पढ़ने से पहले तुम ये एक्सरसाइज करो, राइट। उसके बाद देखते हैं जीएस3 का भी देख लेते हैं कोई एक टॉपिक, ताकि सारा जीएस कवर हो जाए। तो लेट्स से कि हम ये वाला पॉइंट देखते हैं, 12 नंबर पॉइंट, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछना चाहता है। मैं सिलेबस की हर एक कीवर्ड पे तभी बना पाऊंगा नोट्स जब मुझे ये पता हो कि उस पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन बने क्या है, राइट। तो अगर आप देखो तो ये है वो सिलेबस और उससे रिलेटेड 11 साल में आए हुए पीवाईक्यू। एलपीजी रिफॉर्म कब आया था, 1991, राइट। तो क्या क्वेश्चन सिर्फ उसी पे आएगा, नहीं। आप यहाँ देखो लिबरलाइजेशन आप हर एक सेक्टर में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर में कर रहे हो तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है। एफडीआई अगर रिटेल सेक्टर में कर रहे हो तो उसका क्या प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट है, उस पर क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब सिर्फ वही नहीं, अगर आप पहले साल में प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिबरलाइजेशन का मतलब 1991 का रिफॉर्म समझ में आ जाएगा, बट नहीं। आपको एफडीआईज क्या चल रही हैं उसके बारे में अपने नोट्स में डालना होगा, और कोई भी न्यूज़ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कैसे चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो SCZ पे क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो इससे इसके लिए क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या इश्यूज हैं और क्या मेजर्स हैं, ये तुम्हारे नोट्स में होनी ही चाहिए, ठीक है। ना केवल लिबरलाइजेशन बट प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन भी चल रहा है, तो उसके क्या इश्यूज हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना यूपीएससी के, और ये जो थीम्स हैं यहाँ पे जो डायमेंशंस हमने सब थीम में डिवाइड किया हुआ है, इनको आपके नोट्स में बनाना जरूरी होता है, ठीक है। तो जीएस3 हमारा हो गया, जीएस4 भी देख लेते हैं और फिर हम दूसरे स्टेज पे चलेंगे मेंस के। और ये रहा आपका जीएस4 का सिलेबस। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं। हाँ, अभी हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पॉइंट देख लेते हैं, ह्यूमन वैल्यूज वाला देख लेते हैं कि सिलेबस के इस पर्टिकुलर लाइन से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो सिलेबस क्या लिखा हुआ है, लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, ठीक है। रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो लाइफ्स हैं और उनकी टीचिंग से क्या आपको लेसन मिलता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरा, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, ठीक है। दो लाइन इस सिलेबस की एक लाइन से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी देखते हैं कि यूपीएससी ने 11 साल में क्या पूछा है। अगर मुझे इस लाइन पे नोट्स बनाने, सिलेबस की हर एक वर्ड पे आपको नोट बनाना होता है, और मुझे अगर इस लाइन पे नोट्स बनाने हैं तो मैं इसको पहले पीवाईक्यूज के प्रिज्म के थ्रू देखूंगा। और ये रहा 11 साल में आया हुआ पीवाईक्यूज, यानी कि ग्रेट रिफॉर्मर या जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ग्रेट रिफॉर्मर, लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि गांधी पे क्वेश्चन आया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, बुद्धा पे क्वेश्चन आया हुआ है, गुरु नानक पे क्वेश्चन आया हुआ है, सावित्रीबाई फुले पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दूसरा, रोल ऑफ फैमिली एजुकेशन, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, पहले कोई इश्यूज दे देगा तुमको, ठीक है, कि जेंडर वायलेंस बढ़ रहा है, जेंडर वायलेंस सोसाइटी में बढ़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द
फिर यहाँ पे पूछेगा सजेस्ट इनोवेटिव मेजर्स टू टैकल दिस मीनार्स, यानी कि जेंडर वायलेंस बढ़ रहा है तो कैसे इसको हम टैकल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्या रोल हो सकता है ताकि आप जेंडर वायलेंस को एलिमिनेट कर पाओ। या चाइल्ड डेलिक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि चाइल्ड जो है आज तो चाइल्ड क्राइम बन गया है, तो कैसे इसको मीनार्स को दूर कर सकते हैं। तो अगेन यू हैव टू टॉक अबाउट रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ देखो 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। अब जिसको पता नहीं होगा कि ये किस लाइन से ओरिजिनेट हो रहा है वो आंसर ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है, करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। In your opinion, what measures can be adopted? What measures can be adopted to uplift the core values in the society? क्या मेजर्स अडॉप्ट करें कि सोसाइटी का कोर वैल्यूज अपलिफ्ट हो जाए, यानी कि अगेन रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, आपको ये डिस्कस करना है। तो जब तक आप सिलेबस को पीवाईक्यूज के प्रिज्म के थ्रू नहीं देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहा है। ठीक है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय क्या चीज़ रेलेवेंट है और क्या चीज़ रेलेवेंट नहीं है। तो अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो यूपीएससी निकालने का जो पहला स्टेज हमने यहाँ डिस्कस किया, फर्स्ट स्टेज, 3 स्टेजेस में पहला स्टेज कि आपको सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखना ही होगा। ठीक है, दिस इज नॉन निगोशिएबल। अगर नहीं कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को तुम डिले कर रहे हो। ठीक है, तुम इस चीज को 1 साल में करो या तुम 4 साल लगा के करो, करना तो तुमको ये पड़ेगा ही। ठीक है, अगर तुम 1 साल में करोगे तो तुम 1 साल में मेंस रेडी हो जाओगे, और तुम 4 साल में इस चीज को करोगे तो तुम 4 साल बाद मेंस रेडी होगे, जब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी एग्जाम निकालने की कम हो जाएगी, मोटिवेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू डिसाइड कि तुमको कौन सा स्टेज लेना है। ठीक है, और इस चीज में कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया या फिर मेंटर्स हो गए या सिविल जली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बताऊं तो तुम यहाँ पे हमने सारा कुछ जो है वो आ, हमने यहाँ पे सारा कुछ जो है वो आपके लिए ऑलरेडी जो है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो हमने पूरी बुकलेट बना दी है। हमने पूरे पीवाईक्यूज को, पूरे मेंस के सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू सेग्रीगेट कर दिया। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये जीएस स्टडीज है, ये स्टडीज पेपर 2, तो पहले तो ये पिवोट टेबल कि हर एक लाइन से कौन से क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं और कितने आए हुए हैं। ठीक है, ईयर वाइज, तो ये पिवोट टेबल बहुत आपको हेल्प करेगी। उसके बाद हर एक लाइन पे एक पिछले 11 साल में क्या क्वेश्चंस बने हैं वो सारा हमने बना दिया हुआ है। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का बना दिया हुआ है विच विल, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। दिस इज फॉर GS3। ठीक है, GS4 का भी है हमारे पास और GS1 का भी है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने जो है मेंस के लिए आपके लिए इजी कर दिया हुआ है। आपको बस उसको गो थ्रू होना है मल्टीपल टाइम्स, इतनी बार गो थ्रू होना है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। राइट, तो फर्स्ट पार्ट डील खत्म हुआ, और लेट्स कम टू द सेकंड जो सेकंड स्टेज है यूपीएससी प्रिपरेशन करने का, नोट्स मेकिंग और कंसोलिडेशन। यानी कि आपको मेंस की सिलेबस का आइडिया हो गया, पीवाईक्यूज का आइडिया हो गया, आपके दिमाग में थीम्स घूम रही हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप अपने एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो। अब वहाँ से नोट्स और कैसे बना सकते हो और कैसे कंसोलिडेट कर सकते हो, वो सेकंड स्टेज होती है हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम हो चैट में लिख सकता है। ठीक है, चैट में लिख सकता है अगर तुम चाहो, अगर फर्स्ट स्टेज में। चलो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया, तब हम लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा तुमको, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो द थिंग इज कि कुछ जगह रोल मेंटर का होता है जो आपके लिए चीज़ें आसान करता है, और कुछ जगह आपका रोल होता है जो आपको नॉन निगोशिएबल करना ही है। ठीक है, बनीता मुहाराना, तुम एकदम कैमरे के पास आके कुछ खा रही हो, थोड़ा दूर होके खाओ, इधर आ जाएगा नहीं तो जस्ट अ जोक राइट। चलो, तो सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग के देखो अपने आप में 5 स्टेजेस होते हैं। ये 5 स्टेजेस है, पांचों को हम समझेंगे, ढंग से समझेंगे ताकि तुम नोट ढंग से बना पाओ। ठीक है, तो नोट मेकिंग के फर्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, कंटेंट। तो कंटेंट जो है ना,
तुमको कंटेंट चाहिए होगा जब तुम मेंस के सिलेबस को समझ लिए, तुमने समझ लिया क्या, तुमने पीवाईक्यू समझ लिया, थीम्स निकालनी, सब थीम्स निकालनी, ठीक है, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बट स्टैंडर्ड बुक्स का रोल मेंस की प्रिपरेशन में बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत गवर्नेंस के लिए नहीं है, ठीक है। वैल्यू एडिशन के लिए तुमको डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो यू हैव टू फाइंड अ ट्रस्टेड सोर्स। कंटेंट पाने के लिए तुमको एक ट्रस्टेड सोर्स चाहिए। और ट्रस्टेड सोर्स का मतलब क्या होता है? जिसको पढ़ के रैंकर्स निकले हो, मतलब वो काम कर रहा है, ठीक है। जिसको पढ़ के रैंकर्स निकले हो यानी कि वो काम कर रहा है, उसको आप अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समाचार मंथन, ठीक है। अगर आप देखो तो अनिमेश प्रधान ने समाचार मंथन का यूज करके बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है, अपने नोट भी कंसोलिडेट किए हैं, इस पर मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाया हुआ है, ठीक है। हम स्मैश मेंस के नोट्स बनाते हैं, मेंस स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट का हमने नोट्स बनाया हुआ है, गवर्नेंस का नोट्स बनाया हुआ है। मैं तुमको छोटा सा दिखा भी देता हूँ। ओके, दीज आर द नोट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि हमने मेंस स्पेसिफिक बनाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें तुमको इसमें से कंसोलिडेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले तो हम वेबिनार पे आ जाते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो यू हैव टू फाइंड अ सोर्स। सोर्स फाइंड करना ही बस तुम्हारा काम होता है, रेस्ट। और सोर्स तुमको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर सकता है। यू कैन रेफर दिस समाचार मंथन, स्मैश में इसके नोट्स तुम रेफर कर सकते हो फॉर योर मीन्स का नोट्स बनाने के लिए, राइट। कमिंग ऑन टू द सेकंड थिंग, स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए नोट जो तुम बना रहे हो। आई थिंक इस पे मैंने, ये क्या हो रखा है, जस्ट लेट मी इरेज इट फॉर यू, राइट। पहला क्या था नोट बनाने के लिए? कंटेंट। सबसे पहले क्या चाहिए? कंटेंट। कंटेंट नहीं होगा तो नोट बनाओगे कहाँ से, ठीक है। दूसरा तुमको क्या होना चाहिए कि तुमको कंटेंट मिल गया है, तुमने अपने सोर्स फिक्स कर लिए, मल्टीपल सोर्स पे नहीं भागोगे, कुछ सोर्स पे स्टिक हो जाओ, ठीक है। मल्टीपल सोर्स पे नहीं भागना है, कुछ सोर्स पे हमको स्टिक हो जाना है। यानी कि आप अगर मल्टीपल सोर्स चेंज कर रहे हो ना, तो आप जो है सोर्स बार बार बदलोगे, चीजें आपकी छूटती रहेंगी, ठीक है। आपको एक सोर्स को पकड़ के उसको इतना बार रिवाइज कर दे देना है कि आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। दूसरा, जब आपको कंटेंट मिल गया, ठीक है, तब आप नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स का स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, उस पर बात आ जाती है कि अब यहाँ पे रोल आ जाता है ना मेंटर का, ठीक है। अब यहाँ पे रोल आ जाता है मेंटर का। अब मैं तुम्हारे सामने दो स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, एक पहला, एक ये दूसरा। ये अनिमेश प्रधान का नोट्स का स्क्रीनशॉट है, और ये एक स्टूडेंट है जो कि पहली बार तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब जरा मैं जूम इन कर रहा हूँ और ध्यान से देखना मेरे साथ, ठीक है, कि इसने जो ये पूरे पेज में लिखा है, इस बच्चे ने जो भी लिखा है इस पेज में, यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है इस बच्चे ने, तो यहाँ पे इसने कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ। इस पूरे पेज में सिर्फ दो आइडिया ही हैं, ओनली दो आइडिया। पहला कि व्हेन औरंगजेब वाज द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर ही फेस्ड मेनी इश्यूज एंड चैलेंजेस व्हिच लेड टू डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मीन्स के नोट में सिर्फ लिखूंगा चैलेंजेस फेस्ड बाय औरंगजेब, चैलेंजेस फेस्ड बाय औरंगजेब। पेन काम नहीं कर रहा, बस इतना लिखूंगा। दूसरा, इसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि in his era, he faced economic crisis due to overspending of Shahjahan. The economic crisis was the first cause itself to the decline of empire. यानी कि बस एक पॉइंट यहाँ से निकल कर आ रहा है, ओवर स्पेंडिंग बाई शाहजहां लेड टू इकोनॉमिक क्राइसिस। बस एक लाइन में इतना ही लिखूंगा और कुछ भी नहीं लिखूंगा इसमें से। दूसरा, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने की वजह से औरंगजेब ने क्या किया था? टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिससे अग्रिगेरियन रिवॉल्ट हो गया था, ठीक है। टैक्सेस बढ़ा दिए इसने, जिससे अग्रिगेरियन रिवॉल्ट हो गया, अग्रिगेरियन रिवॉल्ट, ठीक है, जो इसने यहां लिखा हुआ है। इस पूरे पेज में सिर्फ ये दो आइडिया ही है जो मेंस के नोट्स में जा सकता है। पेंसिल थोड़ी काम नहीं की है, थोड़ा ध्यान मतलब मैनेज कर लेना। बाकी इस पूरे पेज में जो है ना, ये दो आइडिया ही बस काम के हैं। यानी कि इस पूरे पेज को हटा के जो मैं यहाँ पे ही बस ये दो पॉइंट लिख देता ना, तब भी काम चल जाता, ठीक है। यानी कि जब आप पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे होते हो, मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट आते बोलते हैं सर मैं लिख लिख के पढ़ता हूँ, तो लिख लिख के ऐसे नोट्स बना देते हैं। फर्स्ट टाइमर, ये नोट्स कभी भी काम नहीं आने वाले। ये जो नोट्स आप बनाए हैं फर्स्ट पेज वाला, ये वाला नोट, ये कभी भी काम नहीं वाले। आपके नोट्स जो अल्टीमेटली ऐसे होने चाहिए। अगर आप इस नोट्स और इस नोट्स को कंपेयर करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो नोट्स है ना अनिमेश वाले, पहली बात तो ये कुछ मेंस के आंसर के जैसे ही दिख रहे हैं। यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ योर नोट्स जो होना चाहिए, कुछ ना कुछ मेंस के आंसर के जैसा ही होना चाहिए, ताकि आप यहां से उठाया और अपने आंसर कॉपी में डाल दिया, ठीक है। पहली बात ये। दूसरा, कंटेंट की डेंसिटी देखो।
इसमें हर एक आइडिया पे, बहुत सारे आइडियाज पे इसने एक पेज के अंदर नोट्स को कंसोलिडेट किया है, और यहाँ पे 2 आइडिया को पूरा पेपर में भर दिया। ठीक है, तो मेंस के नोट्स ऐसे नहीं बनते, बोर्ड का एग्जाम नहीं है। ठीक है, मेंस के नोट्स ऐसे बनेंगे, कंटेंट डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए मेंस के नोट्स में, डायमेंशंस कवरेज अच्छा होना चाहिए। आपको ये प्रैक्टिस जो है ना, आपको यहाँ आने में 4-5 महीना लगता है। ठीक है, 2 महीने में भी आ सकते हो, डेफिनेटली आ सकते हो 2 महीने में, बट यू नीड टू नो, बट यू नीड टू हैव अ मेंटर सपोर्ट, राइट? मेंटर का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि अनिमेश के नोट्स पे अभी जो मैं देख रहा था, तो 2023 में एक क्वेश्चन आया था GS1 में फिजॉर्ट्स के ऊपर। ठीक है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया हुआ है जिन्होंने मेंस लिखा था। अगर आप देखो तो अनिमेश ने अपने नोट्स में इसका मेंशन किया हुआ है, यानी कि अगर इसके नोट्स में है तो वो अपनी आंसर कॉपी में जरूर लिखा होगा, और जहां लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वहां ये रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया होगा, राइट? यानी कि डायमेंशन कवरेज इसके नोट्स में काफ़ी अच्छी है, कुछ भी चीज़ छूट नहीं रहा, यानी कि इसने जरूर सिलेबस को PYQs के लेंस से जरूर देखा होगा। ठीक है, तभी जाके इस तरह की डायमेंशन कवरेज अपने नोट्स में ला पा रहा है। तो आपको ये समझ में आई कि स्ट्रक्चर और जो फ्रेमवर्क होना चाहिए नोट्स का, मीन्स के आंसर के जैसे ही दिखना चाहिए। दूसरा, कंटेंट डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, डायमेंशन कवरेज अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए आपको मेंटर की सपोर्ट जरूर पड़ती है। ठीक है, ये टॉपिक हो सकता है ईजी हो तो नहीं पढ़े, बट कुछ ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स भी होते हैं जहाँ पे क्या रेलेवेंट है क्या नहीं रेलेवेंट है, मेंस के आंसर में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, वो आपको मेंटर की सपोर्ट पड़ी जाती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि कंसोलिडेट कैसे करना है, वे टू कंसोलिडेट। कि अब मुझे ये पता चल गया कि कंटेंट मैंने पा लिया, मुझे स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क पता चल गया, अब मैं कंसोलिडेट कैसे करूं, वो मुझे बताओ सर। ठीक है, दिस इज समथिंग विच स्टूडेंट आस्क। तो तीसरे पॉइंट पे भी देखते हैं कि कंसोलिडेट कैसे कर सकते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि मेंस के नोट्स कंसोलिडेट कैसे करें और उसका पीरियोडिक इनरिचमेंट कैसे करें, यानी कि तीसरा और चौथा पॉइंट हम एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, जब आप कंसोलिडेट करोगे पीरियोडिक रिवीजन करके उसको, उसमें इनरिचमेंट करते रहते हैं। तो पहला तो होता है स्टैटिक पार्ट के लिए आप नोट्स बना रहे थे। ठीक है, स्टैटिक पार्ट क्या हो गया, आपकी एनसीईआरटीज, आपका लक्ष्मीकांत का स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एंड ऑल। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स, आपके न्यूज़पेपर, स्टैटिक नहीं है डायनेमिक है, बट न्यूज़पेपर रोज ही पढ़ते हैं लोग, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो द थिंग इज कि न्यूज़पेपर यहाँ नहीं लेते हैं, सॉरी, न्यूज़पेपर यहाँ नहीं लेते हैं। स्टैटिक पार्ट में आप देखो तो आपके एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक, तो क्या इनके नोट्स बनाने चाहिए? तो पहली बात ये समझते हैं कि स्टैटिक पार्ट के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखो, लक्ष्मीकांत के नोट्स कोई नहीं बनाता। ठीक है, आपके एनसीईआरटीज के कोई नोट्स नहीं बनाता। ठीक है, फिर भी अगर आप स्टैटिक पार्ट के नोट बनाना चाहते हो, पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्टैटिक पार्ट के अगर आप नोट बनाना चाहते हो, तो अनिमेश का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्या नोट अगर आप स्टैटिक पार्ट का बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटीज में की जो ज्योग्राफी की बुक है, उसमें एक चैप्टर है सॉइल, और एक और चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन। ये चैप्टर जो है लगभग 8-10 पेज का होगा। तो क्या इस 8-10 पेज को मैं एक पेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ रिवीजन के लिए? अगर आप 8-10 पेज को एक पेज में कन्वर्ट कर दे रहे हो तब तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो आप नोट्स बना लो, इजी रिवीजन के लिए नोट्स बना लो। ठीक है, सेम वे नेचुरल वेजिटेशन, अगर आप ये भी पेज चैप्टर जो है 8-10 पेज का होगा। ठीक है, 8-10 पेज का होगा, अगर आप इसको एक पेज में कंसोलिडेट कर सकते हो तो नोट बना लो। बट मैं ये कहूँगा कि आपको इसके लिए भी नोट बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो स्टैटिक के लिए बहुत सारी चीज़ें, फ्लैश नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, और सिविल्स डेली ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया। कि लेट्स से पॉलिटी के फ्लैश नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ। दीज आर द फ्लैश नोट्स ऑफ पॉलिटी। ठीक है, पेज 1 पे जाता हूँ मैं। दीज आर द फ्लैश नोट्स ऑफ पॉलिटी, यानी कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, और लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप उससे नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, नोट्स बना लो स्टैटिक पार्ट के अगर आप चाहते हो तो, बट आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लक्ष्मीकांत को बार बार रिवाइज करो, और नोट्स के लिए आप यहाँ आ जाओ, फ्लैश फ्लैश नोट्स पे आ जाओ। यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में ना चीज़ों को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया हुआ है, और इसके बाद भी अगर आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो आप पेंसिल से यहाँ पे ऐड करके अपने नोट्स को कंसोलिडेट करो। यानी कि आपको स्क्रैच से काम नहीं करना, जीरो से आपको काम नहीं करना स्टैटिक के नोट्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन। ठीक है,
अब आपको कुछ नया मिल रहा है, इसमें वैल्यू ऐड करो पेंसिल से, बट यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि जीरो से मेहनत नहीं करनी, राइट। लक्ष्मीकांत पढ़ा, लक्ष्मीकांत से इसको कोरिलेट कर लिया, और आपको ऐसा लगता है कुछ पॉइंट छूट गया है या कुछ न्यूज़पेपर में नया आ गया है, जस्ट इसमें ऐड कर दो। तो जो लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हो, लाइक 800-900 पढ़ने की होगी मे बी, या 500-600, तो वो 78-71 पेज में कंसोलिडेटेड है ये फ्लैश नोट, ठीक है, यानी कि कंटेंट डेंस काफ़ी है। उसी तरह अगर मैं तुमको दिखाऊं कि लक्ष्मीकांत में आप कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ते होगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ते होगे, सॉरी, तो उसके लिए भी हमने इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया हुआ है। अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला जो प्रोविजन है 17 और 18 वाला, 17 एंड 18, ठीक, तो यहाँ पे भी ढंग से कंसोलिडेट है, मतलब एक जगह टेबल बना के वो सारी चीज़ों को हमने कंसोलिडेट कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 65 लिख के, ठीक है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे है, सबका कंपैरिजन एक ही साथ दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो यहाँ ऊपर लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो, जाके पढ़ो। उसके बाद भी कुछ वैल्यू ऐड करना है, स्पेसेस इतनी ज़्यादा दी हुई हैं कि आप इसमें भर सकते हो, पेंसिल का यूज करो और चीज़ों को वैल्यू ऐड करो, ठीक है। यानी कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के भी फ्लैश नोट्स हमारे पास, ठीक है, और भी फ्लैश नोट्स हमारे तैयार हो रहे हैं। तो द थिंग इज कि आपको स्क्रैच से काम नहीं करना, स्टैटिक पार्ट्स के नोट्स के लिए एटलीस्ट, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट ना सिविल स्टडी से हो जाता है। दूसरा, आप क्या करते हो, सिलेबस के कुछ कीवर्ड से नोट्स बनाते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस सिलेबस के कीवर्ड से कैसे नोट्स बनता है ये देखो। लेट्स से कि हेल्थ एक टॉपिक है, हेल्थ जो कि सिलेबस में मेंशन है जीएस 2 के, ठीक है, डायरेक्टली मेंशन है। ऐसा तो नहीं है कि हेल्थ के लिए आपको पीवाईक्यूज के प्रिज्म से जाना पड़ेगा, डेफिनेटली जाना पड़ेगा, बट हेल्थ के लिए भी आप कुछ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तो बना सकते हो, ठीक है। तो अगर हेल्थ के लिए अगर नोट्स बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा ये जानते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना कि मैं हेल्थ वाले को पीवाईक्यूज के प्रिज्म से देखूंगा कि पीवाईक्यूज के प्रिज्म से क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से देखूंगा कि न्यूज़ में क्या चल रहा है हेल्थ से रिलेटेड, उसको अपने नोट्स में डालूंगा। उसके बाद डेटा फैक्ट्स क्या हो सकते हैं उसको अपने नोट्स में डालूंगा। डिजिटल हेल्थ पे बात हो रही है, उसको मैं अपने नोट्स में डालूंगा, यानी कि बहुत सारे नोट्स को मैं कंसोलिडेट करूंगा। तो लेट्स सी कि हेल्थ के वाले टॉपिक पे क्या क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे सीधे अपने उस पर जाते हैं जो हमने बुकलेट बनाई है पीवाईक्यूज़ की, और हेल्थ वाला टॉपिक देखते हैं कि कहाँ है, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो आ, ये रहा इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो आप देखो हेल्थ से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको क्विकली पॉइंट आउट करके दिखा देता हूँ। पहला तो क्वेश्चन आया हुआ है प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर पे, यानी कि मेरे नोट्स में प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर का मेंशन होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखो तो पेंसिल, एक सेकंड, ये हिल गया, हाँ। दूसरा, अगर आप देखो जेरियाट्रिक केयर, यानी कि एल्डरलीज के रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर इश्यूज है उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैटरनल हेल्थ केयर, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि इन दोनों पे भी मेरे पास नोट्स होने चाहिए मेरे, इन दोनों पे भी मेरे पास कंटेंट होना चाहिए मेरे नोट्स पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो और क्या क्वेश्चन आया हुआ है, कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन और हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि इसके लिए भी मेरे पास नोट्स होना चाहिए, मेरे कंटेंट होना चाहिए मेरे नोट्स में, ठीक है। तो अगर मुझे हेल्थ के लिए नोट्स बनाना है तो मैं पहले पीवाईक्यूज़ की डायमेंशन देख लिया, न्यूज़ में क्या जो चल रहा है उसको देख लिया, और फिर डेटा पॉइंट्स क्या जो हेल्थ से रिलेटेड आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जीडीपी का कितना परसेंटेज खर्च हो रहा है, ठीक है, कोई कोट हो गया हेल्थ से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए हेल्थ से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों को मैं अपने मेंस के नोट्स में डालूंगा, ठीक है। तो जरा हम ये देख लेते हैं कि अनिमेश ने अपने हेल्थ के नोट्स कैसे बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले ही इस चीज़ को देखना जरा, ये यहाँ जो एनिमेशन लिखा हुआ है इसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पे डाल दिया डीपीएसपी का, एसडीजी मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद दो जजमेंट्स भी अपने नोट्स में डाल दिए, ताकि अपने इंट्रोडक्शन और अपने कंक्लूजन में इसका मेंशन करके ये अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे जितने डेटा हो सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो यहाँ मेंशन है।
उसके बाद अगर आप देखोगे सर्टेन प्रेजेंटेशन इसने जो दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ डायग्राम छोटे छोटे बनाए हैं ताकि ये अपना प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकता है इन डायग्राम्स को बना के अपनी कॉपीज में। कमिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, इनको आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में डाल सकते हो या अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए डाल सकते हो जिससे आपका आंसर इनरिच हो जाए। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ पे भी इसने इधर बात की हुई है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे कि हेल्थ में मेंटल हेल्थ इशू न्यूज़ में बहुत चल रहा है, 2 क्वेश्चन अभी नहीं आया इस पे, बट मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में। उस पर इसने जो भी डेटा फैक्ट्स और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लाइक मनोदर्पण, किरण, हेल्पलाइन एक्सेट्रा कंसोलिडेट किया हुआ है। कुछ डिजीजेस के बारे में इसने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। हेल्थ फॉर ऑल, कम्युनिटी लेवल डेवलपमेंट्स या कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन, उसके बारे में इसने लिखा हुआ है। आयुष से रिलेटेड जो भी, क्योंकि ये भी हेल्थ के अंदर आ जाता है टॉपिक, इसके बारे में भी इसने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। दूसरे पेज पे अगर देखोगे तो लेट मी जूम आउट। ठीक है, दूसरे पेज पे अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सुसाइड केसेस आर इंक्रीजिंग, तो सुसाइड से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। वुमेन्स में सुसाइड का रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, वो लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स में क्यों इंक्रीज हो रहा है सुसाइड रेट, उसके रीजंस हैं। आर्मी के अंदर सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं, उसके लिए भी इसके पास डेटा फैक्ट्स हैं। और जुडिशियल इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं, स्टेप्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसने ढंग से अपने नोट्स में कंसोलिडेट की हुई हैं। तो आपको भी अपने नोट्स को अगर कंसोलिडेट करना है तो किसी भी एक टॉपिक को 2 से 3 पेज के अंदर कंसोलिडेट करो और डायमेंशन कवरेज बहुत अच्छी है आपको। ठीक है, और मैंने अपने वीडियो में कंपेयर भी किया था अनिमेश के एजुकेशन के नोट को और उसके पीयर्स के एजुकेशन के नोट को। तो अनिमेश के उस नोट्स में 3 से 4 डायमेंशंस ज़्यादा थी, यानी कि अगर वो 3 से 4 डायमेंशंस एक्स्ट्रा अपने नोट्स में डाल रहा है और उसको रिवाइज करके रिकॉल करके अपनी कॉपी में लिख पा रहा है, तो ये समझो कि सिलेबस के हर एक टॉपिक के लिए उसके पास 3 से 4 डायमेंशन ज़्यादा हैं। ठीक है, और वो 20 क्वेश्चन के आंसर कॉपी में कंपाउंड होके उसको बहुत अच्छा नंबर ला के देगा। और वहीं जो बच्चा इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है उसके नंबर ऑटोमेटिकली टॉपर से तो कम रहेंगे डेफिनेटली, राइट। सो आपको ये समझ में आया कि स्टैटिक पार्ट हमने कैसे नोट्स कंसोलिडेट करना है वो मैंने बात की, सिलेबस के कीवर्ड से कैसे बात करना है, और पीवाईक्यूज के थीम से अब हम कैसे नोट्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं वो समझते हैं। ठीक है, ये देखो, अब जैसे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज पीवाईक्यू जो कि 2018 में आया हुआ है 15 नंबर का। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर सिलेबस के अंदर तो है नहीं, कहीं भी तुम देखोगे जीएस 1 2 3 4, ये जीएस 1 का क्वेश्चन है, जीएस 1 के अंदर ग्राउंड वाटर कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बट अगर आप जब सिलेबस को पीवाईक्यूज के प्रिज्म के थ्रू देखते हो तो आपको एक टॉपिक मिलता है थीम ग्राउंड वाटर, यानी कि मैंने क्या किया, सिलेबस को पीवाईक्यूज से देखा तो मुझे एक थीम मिली दैट इज ग्राउंड वाटर, अब मैं इस ग्राउंड वाटर पे नोट बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये एक थीम जो मुझे सिलेबस को पीवाईक्यूज के प्रिज्म के थ्रू ले जाने के बाद मिली। तो अगेन ये अनिमेश के नोट्स हैं, उसने सबसे पहले यहाँ पे डेटा फैक्ट्स कलेक्ट किया, रीजन फॉर डिप्लीशन यानी कि हाई वाटर डिमांड। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है, इम्पैक्ट मेंशन है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉलिसी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है उसके लिए, और वे फॉरवर्ड क्या है। उसके बाद कमिटी का नाम, सक्सेस स्टोरीज, ये वैल्यू एडिशन है। देखो रेड पॉइंट से ये जो लिख रहा है, रेड पेन से, ये बाद में आके इसने कंसोलिडेट किया। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक रिवीजन। ठीक है, पीरियोडिक इनरिचमेंट, पीरियोडिक रिवीजन नहीं, पीरियोडिक इनरिचमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक इनरिचमेंट। तो आपको अपने नोट्स को जब आप बार बार रिवाइज करते हो, कुछ नया आया, यू हैव टू ऐड दैट इन योर नोट्स। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के थीम्स पे भी आपको अपने नोट्स को कंसोलिडेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं एक और, कि मैंग्रोव्स है। ठीक है, मैंग्रोव्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है और ये एक पीवाईक्यू है जो 2019 में, सिलेबस के अंदर मैंग्रोव्स कहीं नहीं लिखा। ठीक है, बट ये आया हुआ क्वेश्चन, यानी कि सिलेबस को जब हमने पीवाईक्यूज के से देखा, सिलेबस को जब हमने पीवाईक्यू से देखा तो हमको एक टॉपिक क्या मिला, मैंग्रोव, जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैंग्रोव पे हमारे नोट्स होने बहुत जरूरी है। तो उसने एक पेज के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 पेज के अंदर इसने ढंग से मैंग्रोव से रिलेटेड जितने पॉइंट्स है ना उसको कंसोलिडेट कर लिया। तो अभी देखते हैं कि इसने क्या क्या लिखा है मैंग्रोव के अंदर, क्या क्या कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मैंग्रोव से रिलेटेड डेटा यहाँ दिया हुआ है कि इकोसिस्टम सर्विसेज कितने कितने की देता है ये, राइट।
उसके बाद यहाँ पे बात किया हुआ है कि अडेप्टिव मैकेनिज्म क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैंग्रोव्स के, कि उसके पास सिल्ट रूट्स होते हैं अगेन, ठीक है, उसके पास संकन स्टोमेटा होता है, ऑल दीज थिंग्स राइट। तो ये तो यहाँ पे इसने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है मैंग्रोव के वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। ग्लोबल स्टेटस पे इसने बात कर ली। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है उसके ऊपर 7-8 पॉइंट इसने लिख दिया, ठीक है। मैंग्रोव्स को थ्रेट किससे है उसके लिए 7-8 पॉइंट यहाँ लिख दिया। और कंजर्वेशन के लिए केस स्टडीज ये मेंशन कर रहा है। अगर आप ये देखो इसने एक नहीं आई थिंक 3 केस स्टडीज अपने पेपर में लिखी हैं, केस स्टडीज 1, 2 एंड 3। केस स्टडीज 1, हाँ 2 एंड 3, 3 केस स्टडीज इसने अपने नोट्स में डाली हुई हैं। अगर ये केस स्टडीज अगर कंक्लूजन में अगर ये डालेगा तो इसका आंसर क्यों नहीं बेटर होगा और बाकी लोग से ज़्यादा नंबर क्यों नहीं पाएगा। सो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसको इसने बहुत ही कम स्पेस में निपटा दिया, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात की, थ्रेट की बात की और कंजर्वेशन के लिए केस स्टडीज नोट कर रहा आपने। चौथी केस स्टडीज भी यहाँ पे इसने डिस्कस की हुई है। तो सक्सेस स्टोरीज केस स्टडीज इतनी इंपॉर्टेंट जाती हैं कंक्लूजन के टाइम पे कोड करने के लिए, उससे आपका आंसर इनरिच हो जाता है और आप एक बेटर आंसर लिख पाते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंसोलिडेट नोट्स। ये स्क्रीन शॉट हम सब शेयर करेंगे आपके साथ, तो आप वहाँ पे इसको और अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के बेसिस पे नोट्स बनाना सीख गया हम। अब हमको चौथा पॉइंट क्या होता है कि करंट अफेयर से रिवीजन। तो अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो केस स्टडीज़ ये मेंशन कर पा रहा है अपनी यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं इसने करंट अफेयर्स में पढ़ी होगी तभी जाके यहाँ पे लिख पा रहा है, ठीक है। ऊपर हमने बात की पीरियोडिक रिवीजन की, तो ये जो सक्सेस स्टोरीज यहाँ लिख रहा है अगेन ये पीरियोडिक रिवीजन के थ्रू ही हुआ है, ठीक है। तो आपको हमने ये जो करंट अफेयर के साथ जो लिंकेजेस क्रिएट किया वो चारों चीज़ें हमने यहाँ पे वे ऑफ कंसोलिडेशन समझा, ठीक है, और पीरियोडिक इनरिचमेंट भी समझा। अब पांचवा पॉइंट ये आता है ना कि आपने नोट्स बना लिए, अब आप उस नोट्स को कैसे यूज करोगे अपने आंसर में, ठीक है, वे टू यूज देम इन आंसर। तो हमने एनिमेज के 2 कॉपीज के स्क्रीनशॉट उठाए। पहला क्वेश्चन जो ये है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, दिस इज अवर कंसर्न्स ओवर ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन पे। अभी हमने ऊपर नोट्स देखा कि अनिमेश का कि ग्राउंड वाटर पे उसने नोट बनाया था, ठीक है। और दूसरा भी हमने वाटर क्राइसिस पे ही अनिमेश के कॉपी लेके आए। इसको ढूंढने में काफ़ी एफर्ट लगा। अनिमेश ने हमारे साथ काफ़ी सारी कॉपीज़ लिखी थी, समाचार मंथन की लगभग 50 कॉपी उसने लिखी थी और एनईपी की कॉपी आज लिखी थी। तो उस कॉपीज़ में ढूंढ के वाटर से रिलेटेड कॉपीज़, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड उसके आंसर्स को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा हमें। तो द थिंग इज़ कि अगर आप देखोगे तो ये जो भी यहाँ पे अपने क्वेश्चन में लिख रहा है ना अपने आंसर में, वो सब इसके नोट से ही आ रहा है। यहाँ पे जो ये डेटा दिया हुआ है कि 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया है, ठीक है, सब इसके नोट से आ रहा है। इंक्रीज डिमांड ऊपर हमने बात की थी, इसके नोट से आ रहा है। ये सारी चीज़ें इसके नोट से आ रही हैं। ये डेटा फैक्ट्स यहाँ लिख पा रहा है ना। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर जो यहाँ लिखा है इसने, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, इन्फ्लेशन इन एग्रीकल्चर, लैंड सब्सिडेंस, ये सब इसके नोट से आ रहा है। मैं आपको इसके नोट भी दिखा दूंगा जूम करके, ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। पॉलिसीज, ठीक है, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, पीएम कृषि सिंचाई योजना। अगेन यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक कमेटी का नाम है मिहिर शाह कमेटी। इट इज नॉट मिहिर सेन, इट इज मिहिर शाह कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम ये जो लिख रहा है। दूसरा आंसर भी देखो वो भी वाटर से रिलेटेड ही है। तो आप देखोगे सिमिलर कंटेंट वो लगभग डाल रहा है। सिमिलर कंटेंट अगेन 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, सिमिलर कंटेंट है। क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मिहिर सेन कमेटी यहाँ अगेन लिख रहा है, मिहिर शाह कमेटी है ये, मिहिर सेन कमेटी फिर से लिख रहा है, ठीक है। पॉलिसी मेजर्स में अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, ऊपर वाले आंसर में भी यही था, ठीक है। और नीचे वाले आंसर में भी यही है। क्वेश्चन घूम फिर के कैसा भी आ सकता है, कंटेंट आपका जो नोट्स में होता है ना वही आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपने आंसर्स कॉपी में डालते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको उसके ग्राउंड वाटर के नोट्स दिखाऊं जहां से मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है ना 18% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। मिहिर शाह कमेटी यहाँ देखो इसने लिखा हुआ है और अपने नोट्स अपने कॉपी में डाल रहा है, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, लैंड सब्सिडेंस, अभी हमने इसकी कॉपी में देखा वो कहाँ से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है। हाई वाटर टेबल डिमांड, हाई वाटर डिमांड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, सब उसके नोट से आ रही हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे जो नोट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कुछ मेंस के आंसर जैसे होने चाहिए। कंसोलिडेशन का तरीका हमने सीखा और कॉपी में कैसे एनिमेशन को यूज कर रहा था और आप कैसे यूज कर सकते हो उसको भी हमने देखा। ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर्स मेंटल सपोर्ट, राइट। तो हमने दूसरा स्टेज समझ लिया है और हम तीसरे स्टेज पे आएंगे आंसर राइटिंग पे, ठीक है। यानी कि अब आपने पीवाईक्यूज को
सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देख लिया। दूसरा, आपने ये समझ लिया कि नोट्स कैसे बनते हैं, नोट्स बनने के 5 स्टेज प्रोसेस को समझ लिया कि कैसे कंसोलिडेट होने हैं, कैसे कंटेंट चूज करना है, कैसे स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है, कैसे पीवाईक्यूज के बेसिस पे नोट्स बनने चाहिए, कैसे नोट्स को कॉपी में यूज करना है, वो भी आपने देख लिया, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को ना, हर एक चीज़ों को समझने के लिए आपको डेफिनेटली एक मेंटर की जरूरत जरूर पड़ती है, राइट। उसके बाद देखते हैं कि आंसर राइटिंग मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। आंसर राइटिंग, आपने नोट्स तो बना लिए बट आंसर ही नहीं लिख रहे हो, ठीक है, और आंसर लिख रहे हो बट किसी से इवैल्यूएट नहीं करा रहे, ठीक है, और इवैल्यूएट तो करा लिया, उसके बाद फीडबैक पे काम नहीं कर रहे, तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट नहीं है, सीधी सी बात। तो आंसर राइटिंग अपने आप में एक 6 स्टेज प्रोसेस है जिसको हर स्टेज पे आपको मास्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अभी हम सीखेंगे कि क्या 6 स्टेजेस है ये आंसर राइटिंग की, और आपका नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग और सिलेबस को समझना, ये सारी चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले एक चीज़ खत्म करोगे, फिर आप दूसरी चीज़ें करोगे, फिर आप तीसरी चीज़ करोगे। आपने सिलेबस उठाया, आपने पीवाईक्यूज के थ्रू उसको देखा, आपको थीम्स मिली, आपने उस पर नोट्स बनाया, आपने उस पर आंसर लिखा, फिर आप दूसरे पे गए, ठीक है, दूसरे सिलेबस के पार्ट पे गए। तो ये आपको पैरेलल चीज़ें करनी रहती हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले जीएस 1 2 3 4 पूरा सिलेबस को देखोगे ढंग से, उसके बाद नोट मेकिंग करोगे, फिर आंसर राइटिंग करोगे, नो, आपको तीनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में क्या है, 6 स्टेज प्रोसेस है। पहला क्या होता है, थीम डिमांड अप्रोच को मास्टर करना पड़ता है। क्वेश्चन देखते ही आप क्या हो जाते हो, अच्छा हम ऐसा करते हैं ना, स्लाइड बाय स्लाइड समझते हैं, ये 6 प्रोसेस को स्लाइड बाय स्लाइड समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, पहला क्या है, मास्टरिंग थीम डिमांड अप्रोच, ठीक है। पहले आपको थीम और डिमांड को मास्टर करना पड़ेगा, यानी कि 50% गेम पूरा यही है। आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। जब आप थीम और डिमांड अप्रोच को मास्टर कर लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। और इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे, और आपको अभी इसका थीम और डिमांड निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तब तुमको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पढ़ो, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू आर एबिलिटी टू एड्रेस वाटर स्कैर्सिटी। In this context, critically examine the prospects of micro irrigation in India. अब जो बिगिनर बच्चा है ना, इसको पढ़ के ब्लैंक हो जाएगा बिल्कुल, कि लिखें क्या आप, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्वेश्चन में सिंपली थीम और डिमांड ढूंढनी होती है। जब आपने इसको ढूंढ लिया ना, तो आपका 50% गेम बन गया। आपको पता चल जाएगा कि लिखना क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एग्जामिन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन। डायरेक्टिव क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन, यानी कि यहां से 2 डिमांड बन के आ रही है, डिमांड 1, डिमांड 2, ठीक है। पहली डिमांड आप बताओगे कि पॉजिटिव्स क्या है माइक्रो इरिगेशन के, ठीक है, पॉजिटिव्स क्या है माइक्रो इरिगेशन के, ठीक है, दिस विल बी योर डिमांड। दूसरी डिमांड में आप क्या बताओगे, क्योंकि क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन है, आप चैलेंजेस बताओगे क्या है माइक्रो इरिगेशन के, ठीक है। दिस इज डिमांड 1 एंड दिस इज डिमांड 2, ठीक है। दूसरी लाइन से पता चला, पहली लाइन से क्या पता चल रहा है, पहली लाइन देखो जरा, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू आर एबिलिटी टू एड्रेस वाटर स्कैर्सिटी। यानी कि क्वेश्चन में एक थीम है इंडियन एग्रीकल्चर, दूसरी थीम है वाटर स्कैर्सिटी। इन दोनों को लिंक करके क्वेश्चन मल्टीपल थीम्स के साथ बना हुआ है। यानी कि मैं इंट्रोडक्शन ऐसा लिखूंगा जहां पे दोनों कीवर्ड्स का इंटरलिंकेज हो, ठीक है, दोनों ही कीवर्ड्स का कीवर्ड्स इंटरलिंकेजेस करके मैं एक इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, या मैं कोई ऐसा डेटा दूंगा जिससे ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट इंट्रोडक्शन में आ जाए, ठीक है। दिस इज थीम, अब थीम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कीवर्ड इंटरलिंकेजेस पे, कीवर्ड लिंकेजेस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। दूसरा, वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड आपको, ये इम्प्लिसिट डिमांड हो गई आपकी, दीज आर एक्सप्लिसिट डिमांड, ये क्या हो गई, इम्प्लिसिट डिमांड। यानी कि आपको वाटर स्कैर्सिटी लिख के ऐसे कुछ ना कुछ डायग्राम बना के कुछ ना कुछ डेटा देना पड़ेगा, जैसे कि अनिमेश ने अपने कॉपी में ऊपर दिया है। लेट मी जस्ट शो यू अगेन, इंडिया वाटर क्राइसिस लिखा है, इसने यहाँ पे ये ऐसे डेटा दिया हुआ है, 30% ऑफ द इंडियन सिटीज, 14% ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन्स, राइट, 70% ऑफ द लैंड ड्रॉट प्रोन एरिया, राइट। तो ये सारी चीजें आपको एज ए इम्प्लिसिट डिमांड देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे क्या पता चला कि मुझे थीम क्या है, 2 मल्टीपल थीम्स के साथ इंटरलिंक है, यानी कि 2 थीम है, तो मैं इंट्रोडक्शन क्या सा दूंगा, कीवर्ड इंटरलिंकेजेस के साथ इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। दूसरा, इम्प्लिसिट डिमांड है जिसको मैं डायग्राम के साथ एड्रेस करूंगा। तीसरा, जो एक्सप्लिसिट डिमांड्स है इसको मैं कैसे करूंगा,
हेडिंग पॉइंटर फॉर्मेट में यूज करके बताऊंगा। और लास्ट पार्ट चैलेंजेस है, तो मेरा कंक्लूजन एज ए वे फॉरवर्ड आ जाएगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड जरूर दूंगा मैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने इतनी सारी चीजें सोच ली, अब मुझे इस पे आंसर लिखना है। तो जब तक आप ये चीजें फाइंड आउट नहीं कर पाओगे ना, आप आंसर नहीं लिख पाओगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर लिखना शुरू कर दिया बिना सोचे कि ये सारी चीजें एड्रेस करनी है, इतनी सारी चीजें, तब तक आपका आंसर अच्छा होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड मास्टरिंग थीम एंड डिमांड अप्रोच। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ, ये आप आइडेंटिफाई करना इस पे, थीम एंड डिमांड। हम आपको स्लाइड शेयर कर देंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मास्टरिंग थीम एंड डिमांड। और थीम एंड डिमांड को मास्टर करने के लिए ना टाइम लगता है। जब तक आप 100-200 क्वेश्चन नहीं अलग अलग टाइप के मास्टर कर लो, उनकी थीम डिमांड नहीं निकालो, तब तक आपको ये ढंग से आएगा नहीं। और थीम एंड डिमांड को मास्टर करने के लिए हमने जो पीवाईक्यूज की वाली जो बुकलेट बनाई है, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें लास्ट 11 साल में 900 क्वेश्चन हैं, आपको उनकी थीम और डिमांड को ढूंढना है। इन 900 क्वेश्चन की थीम और डिमांड को ढूंढना है। अब आप इसको ढूंढने में कितना टाइम लेते हो, दैट इज अप टू यू, कि आप कितना टाइम इसको ले रहे हो। आप 1 महीने में ढंग से ढूंढ पा रहे हो, या 2 महीने ले रहे हो, या 6 महीने ले रहे हो, या 1 साल ले रहे हो। जब तक आप इनकी ढंग से थीम और डिमांड को नहीं ढूंढोगे, तब तक आप थीम और डिमांड अप्रोच मास्टर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहला तो ये होता है। दूसरा, क्वेश्चन फ्रेमिंग की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे, यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है, तब तक आप आंसर बना ही नहीं पाओगे। यानी कि ऊपर हमने देखा थीम डिमांड में कि कैसे दो थीम को मिला के क्वेश्चन बना। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिमांड आए। तो अगर मुझे कोई टॉपिक पे क्वेश्चन बनाना है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा कि मैं ऐसा करता हूँ, मल्टीपल थीम्स के साथ एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ क्वेश्चन बनाऊंगा, या मैं मल्टीपल थीम्स के साथ इम्प्लिसिट डिमांड के साथ क्वेश्चन बनाऊंगा। तो क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें थीम और डिमांड क्लियरली स्टेटेड है या नॉट क्लियरली स्टेटेड है, या डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। वो क्वेश्चन फ्रेमिंग की साइकोलॉजी आपको पकड़नी जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे, थीम डिमांड अप्रोच को मास्टर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। ठीक है, तब आप जाके उसका सही स्ट्रक्चर बना के फिर उसके अंदर आप अपना कंटेंट लिखोगे, तब जाके आपका आंसर अच्छा आंसर माना जाए। ठीक है, थीम डिमांड समझ लिया, साइकोलॉजी ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ लिया। लेकिन जिससे चेक करवाना है, जिससे चेक करवानी कॉपी, दैट इज इवेल्युएटर, उसकी साइकोलॉजी ही नहीं समझी तो नंबर कैसे आएगा। यानी कि इवेल्युएटर की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। वो नंबर कैसे छोड़ता है अपने पास से, वो समझना बहुत जरूरी है। और आर्टिकुलेशन भी समझना जरूरी है। आर्टिकुलेशन और साइकोलॉजी ऑफ इवेल्युएटर मैंने दोनों एक ही साथ डाल दिया, क्योंकि लगभग इंटरलिंक्ड है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट डाले हैं। ठीक है, 2 अलग अलग कॉपी हैं, और क्वेश्चन सेम है, ठीक है, और आंसर डिफरेंट है। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज रेपो रेट, यानी कि थीम क्या है, रेपो रेट। और डिमांड क्या है, व्हाट इफेक्ट्स डज बूस्टिंग रेपो रेट हैव ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि अगर आप रेपो रेट इंक्रीज करोगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। यानी कि आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताने पड़ेंगे। दैट इज डिमांड 1 एंड डिमांड 2। ठीक है, दैट इज डिमांड 1 एंड डिमांड 2। तो एज ए इवेल्युएटर जब मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया थीम क्या है, तो वो इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, डिमांड क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव्स, तो वो मुझे क्लियरली दिखना चाहिए कि पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे तुमने डिस्कस किया है, और अगर मैं कॉपी को नीचे आऊँ तो निगेटिव पॉइंट तुमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, और तुमने कंक्लूजन यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर अच्छा है, तब तो मैं तुम्हारी कॉपी में जाके कंटेंट को अब जाके पढ़ूंगा कि हाँ इसने स्ट्रक्चर सही बना लिया, थीम डिमांड इसको समझ में आती है। अब मैं जाके कॉपी के अंदर चीज़ों को पढ़ूंगा जाके। अगर तुम पहले ही यही नहीं समझ पाए, तो मैं कॉपी अंदर जाके पढ़ूंगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जरा यहाँ देखो, दूसरी कॉपी को देखो, लेट मी जूम इन फॉर यू। ठीक है, रेपो रेट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया, रेपो रेट के बारे में 2-3 पॉइंट और लिख रहा हुआ है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रेपो रेट ऑन बूस्टिंग ऑन इकोनॉमी, पॉजिटिव और नेगेटिव में के अंदर इसने डिस्कस नहीं किया हुआ है। पॉइंट 1, पॉइंट 2। उसके बाद अगर आप कॉपी के नीचे आओ तो पॉइंट 3, पॉइंट 4, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर नहीं सेग्रीगेटेड है, यानी कि स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो मैं इसको पहले से ही 2 नंबर देके निकल जाऊंगा आगे। मैं इसकी कॉपी को ढंग से पढ़ूंगा मैंने। दूसरा, इवैल्यूएटर की साइकोलॉजी समझो। इवैल्यूएटर के लिए चीजें अगर आसान रहेगी ना, तो नंबर जल्दी देगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है, कर्व इन्फ्लेशन,
इंक्रीज सेविंग और डिक्रीज कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। यानी कि पॉजिटिव पॉइंट के अंदर मुझे ये वर्ड्स पढ़ के ही आइडिया लग गया कि ये अंदर क्या लिखा होगा। वहीं अगर दूसरा जो एस्पिरेंट है वो क्या कर रहा है, लंबी लंबे आर्गुमेंट्स लिख रहा है। ऑन बोरोइंग पीपल बोरो लेस, अ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम हाई ड्यू टू बैंक्स पासिंग ऑफ, जो भी ये लिख रहा है, लाइक जो भी लिख रहा है। तो मुझे ये पूरा पढ़ना पड़ा तब जाके मुझे आइडिया क्लियर होगा, और पढ़ने में भी क्लियर नहीं हो रहा। तो जहां मुझे एक एस्पिरेंट एक वर्ड के अंदर अपना आइडिया क्लियर कर दे रहा है, 2 वर्ड के अंदर डायमेंशन डाल के, और एक एस्पिरेंट की मुझे पूरे आर्गुमेंट पढ़ने पड़ रहे हैं, तो मेरे लिए इजी क्या होगा, इसको नंबर देना, न कि इसको नंबर देना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका आर्टिकुलेशन जो होना चाहिए ना, वो हमेशा डायमेंशन, आर्गुमेंट और एग्जाम्पल के फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी डायमेंशन आर्गुमेंट दिया इसने, अगेन डायमेंशन आर्गुमेंट दिया, डायमेंशन दिया, आर्गुमेंट दिया। अगर आपका डायमेंशन से ही आइडिया क्लियर हो जाता है तो आपको आर्गुमेंट बहुत बड़ा नहीं देना पड़ेगा, आपका आर्गुमेंट उतना ही छोटा हो जाएगा। और कई कई बार ऐसा होता है कि आप डायमेंशन दो और एग्जाम्पल दो और आगे बढ़ो, राइट। तो यूपीएससी साइकोलॉजी, जो यूपीएससी का इवेल्युएटर होता है, उसकी साइकोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है कि आपको उसके लिए चीज़ों को आसान करना है। और आर्टिकुलेशन के इस लेवल को इस आर्गुमेंट लेवल पे डायमेंशन, आर्गुमेंट और एग्जाम्पल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको टाइम लगेगा, राइट। आपको सीखना पड़ेगा ये चीज़ों को कि एक लंबे पैराग्राफ के आइडिया को कैसे छोटा कर पाए। दैट विल टेक टाइम एंड दैट रिक्वायर्स मेंटर सपोर्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमने तीसरा और चौथा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब हम समझेंगे कि एनालाइजिंग टॉपर्स कॉपी और इंट्रोड्यूसिंग एक्स फैक्टर, यानी कि चौथा और पांचवा पॉइंट भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी आप 2025 के लिए तैयार कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, अपने यूपीएससी की 2025 की तैयारी कर रहे हो। आपने टॉपर्स कॉपी देखी, आप वहाँ से क्या एनालिसिस लेके आ रहे हो, क्या एनालिसिस लेके आ रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास कोई पैरामीटर ही नहीं होगा एनालिसिस करने का, तो मैं एनालिसिस करूंगा कैसे? जब तक मुझे थीम डिमांड अप्रोच के बारे में नहीं पता होगा, जब तक मुझे साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन नहीं पता होगा, ठीक है, जब तक मुझे इवैल्यूएटर की साइकोलॉजी और क्वेश्चन फ्रेमिंग की साइकोलॉजी नहीं समझ में आएगी, तब तक मैं टॉपर्स की कॉपी को देख के बस फील गुड फैक्टर ला सकता हूँ अपने अंदर, एनालाइज नहीं कर सकता ढंग से। मैं डायग्राम को देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ डायग्राम बनाया तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। आप टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज नहीं कर पाओ। आपको कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जिसपे आप टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करो और इनपुट अपने कॉपीज में इनकॉर्पोरेट करो, राइट। तो उसके लिए पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा, तब जाके आप टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज कर पाते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो टॉपर्स की कॉपी से नोट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अनिमेश के नोट्स हमारे पास जो हैं, बहुत सारे लोग उसके पॉइंट्स लेके अपने आंसर्स कॉपी में लिखेंगे, राइट। तो वो आप तभी करो जब आप ऊपर वाली चीज़ों को सीख चुके हो, राइट। टॉपर्स कॉपी का एनालिसिस आपका चौथा स्टेज है। पहले दिन अगर आप टॉपर्स की कॉपी देख रहे हो, यू नीड टू हैव सर्टेन पैरामीटर्स, नो डाउट आपको देखनी चाहिए, राइट, नो डाउट आपको देखनी चाहिए। बट पैरामीटर्स के बेसिस पे एनालिसिस आप तभी निकाल पाओगे जब आपने पहले से कुछ बेसिक्स को सीखा हो, राइट। तो दिस इज द फोर्थ पैरामीटर दैट यू नीड टू लर्न, जो कि जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो ये चौथा पैरामीटर होता है। पांचवा पैरामीटर, इंट्रोड्यूसिंग एक्स फैक्टर इन आंसर्स। क्या होता है ना कि मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिखो। सपोज मैं कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन में तुम डेफिनेशन डालो, राइट, बट वो मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? कि सर मैं अलग कैसे करूँगा, मुझे एक्स फैक्टर अपने आंसर में इंट्रोड्यूस करना है, एक्स फैक्टर मैं बाकी लोग से अलग करना चाहता हूँ। तो मैं इनको ये बोलता हूँ कि देखो पहले दिन आप एक्स फैक्टर नहीं ला सकते, आपको कुछ ना कुछ पहले बेसिक्स सीखना होगा, राइट। आपकी पूरी 1 साल की जर्नी है 2025 के लिए, जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, आपकी पूरी 1 साल की जर्नी। तो जो 1 साल में आप चीज़ों को धीरे धीरे सीखोगे, पहले दिन एक्स फैक्टर लाओगे तो आप थीम से टोटली डाइवर्स हो जाओगे। अभी इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी ये अनिमेश की कॉपी है, ठीक है। तो अनिमेश की कॉपी में जरा देखते हैं कि अनिमेश ने क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग अपोजिशन लीडर इन द लोकसभा। यानी कि थीम क्या है क्वेश्चन की, अपोजिशन लीडर इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लोकसभा, और क्राइटेरिया इज द डिमांड वन, कि क्या क्राइटेरिया है वो बता दो, डिमांड वन है, ठीक है। दूसरा, व्हाट रोल डज द अपोजिशन लीडर प्लेज इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, यानी कि दिस इज डिमांड टू। 10 मार्कर में जनरली 2 डिमांड होते हैं एक्सप्लिसिट,
ठीक है। तो अब अनिमेश इसको स्टार्ट कैसे कर रहा है, एक कोड के साथ स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, कोड के साथ स्टार्ट कर रहा है। अगर अब आप अनिमेश का यहाँ पे कंक्लूजन देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ समरी नहीं है। अगर आप अनिमेश का यहाँ पे समरी देखो तो सिर्फ और सिर्फ समरी नहीं है, यहाँ पे इसने कंपेयर किया है इंडिया के और यूके के शेडो कैबिनेट से कंपेयर किया। ठीक है, और अगर आप इसके आर्टिकुलेशन को देखोगे तो वो डायमेंशन आर्गुमेंट एग्जाम्पल फॉर्मेट में हर जगह जा रहा है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द एक्स फैक्टर की बात करें तो कोड से स्टार्ट करना एक्स फैक्टर माना जाता है। यस, कि अगर आप कोड से स्टार्ट करते हो बहुत बेहतर होता है आंसर। ठीक है, तो इफेक्टिव अपोजिशन टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म्स द फंडामेंटल फॉर इफेक्टिव डेमोक्रेसी। ठीक, इसने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा कोड के थ्रू, और यहाँ पे कंपेयर करके इसने कंक्लूजन भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रो कंक्लूजन देखना चाहते हो तो वहीं मैं एक दूसरे बच्चे की कॉपी तुमको दिखाता हूँ जिसने पहले दिन ही अपना जो इंट्रोडक्शन में एक्स फैक्टर यूज करने की कोशिश की। द क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इन पब्लिक सर्विसेज समटाइम्स वी आर फेस्ड विद द क्लैश बिटवीन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड वेयर आवर इंटरेस्ट लाइज, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो करना चाहिए, और हमारा इंटरेस्ट कहीं और है। तो इंट्रोडक्शन में थीम क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ ये क्या लिख रहा है, एन इंटेलिजेंट पर्सन डज व्हाट दे लव बट अ जीनियस डज व्हाट इज नीडेड, सदगुरु। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फिट बैठ रहा है। फिट नहीं बैठ रहा, राइट, फिट नहीं बैठ रहा। यही होता है जब आप पहले दिन से ही कोड डालना शुरू कर देते हो। फर्स्ट यू नीड टू लर्न द बेसिक्स, राइट। उसके बाद जब आप बेसिक सीख लेते हो ना, तब आपकी राइटिंग बहुत कंट्रोल्ड हो जाती है। ठीक है, आप बहुत कंट्रोल्ड हो जाते हो लिखने में। तब आप एक्स फैक्टर का यूज करो, देन यू गो फॉर द एक्स फैक्टर। तब आप इनोवेट करो अपने आंसर्स में, पहले दिन नहीं करना। तो दिस इज द फिफ्थ थिंग, जो कि पांचवी चीजें हैं कि इंट्रोड्यूसिंग एक्स फैक्टर आपको इंट्रोड्यूस जरूर करना है ताकि इनोवेशन आप ला पाओ अपने आंसर में, बट पहले दिन नहीं। ठीक है, तो टॉपर्स की कॉपी एनालाइज करो, कुछ इंपॉर्टेंट एक्स फैक्टर्स हर टॉपर में होता है, वहां से उनको इनपुट लो, उसका अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करो। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, बट पहले दिन से नहीं। आपको पहले बेसिक सीखने हैं, उसके बाद जाके अपने आंसर्स में एक्स फैक्टर लाना है। ठीक है, और जो छठवां पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हमारी आखिरी बात होगी अभी के लिए, उस टाइम 8:15 हो गया। लर्निंग फ्रॉम पियर्स, राइट। लर्निंग फ्रॉम पियर्स कि आपने सब कुछ सीख लिया, अब आपकी जो लर्निंग है ना, वो मेंटर से नहीं होगी, आपके पियर्स के थ्रू होगी। सिविल्स दिल्ली में लगभग रिजल्ट आने के बाद रोज टॉपर्स कोई ना कोई आया है फैसिलिटेशन के लिए। तो उनसे बात करने के बाद हमको जो ये पता चला कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मेंटर से आपने सब कुछ सीख लिया, बेसिक सीख लिया, एप्लीकेशन लगाना सीख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है ना कि आप अपने पीयर्स के साथ सीखते हो। और हम क्या करते हैं स्मैश मीन्स में कि आपने जब हमारे साथ इनरोल किया और बेसिक्स सीख लिया ना, और सारी चीज़ों को टॉपर्स कॉपी की एनालिसिस सीख ली। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि आपको दे देते हैं कि रैंक 250 और रैंक 50 की कॉपी को कंपेयर करो बेस्ड ऑन द पैरामीटर जो हमने आपको सिखाया। ठीक है, और हमें अब बताओ कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो तुम ये सारी चीज़ें जब सीख लेते हो, तब हम एक ग्रुप बनाते हैं, छोटा ग्रुप 5 से 6 लोगों का, जो तुम्हारे बराबर के ही लेवल पे हो सकता है कि आप अपने लाइब्रेरी में प्रिपेयर कर रहे हो और आपके बगल में जो आपका फ्रेंड हो वो आपके लेवल पे ना हो, तो उसके साथ जब आप डिस्कशन करोगे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो व्हाट वी डू इज कि जो लोग इंटरव्यू वाले हैं उनको इंटरव्यू वालों के साथ जोड़ दिया, जो लोगों ने कई मीन्स निकाला हुआ है उनको उनके साथ जोड़ दिया। कभी कभी हम कुछ गाइड करने के लिए मल्टीपल मीन्स निकाले हुए बच्चे को उसके साथ जोड़ देते हैं जिसने अभी तक क्लिम्स नहीं निकाला है, ताकि वो उसको हेल्प कर पाए, राइट। तो दिस इज व्हाट वी डू, वी क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखो तो सारे पैरामीटर सीखने के बाद जब आप कॉपीज कंपेयर करते हो ना अपने पीयर्स के साथ, तो आपको लगता है कि यार इसने सोचा तो मैं क्यों नहीं सोच पाया उस तरीके से। तो एक कॉपी कंपेयर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन सेम है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर सोसाइटी। स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स क्या है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर सोसाइटी। ये जो डिमांड में लड़का पहला डायमेंशन क्या लिख रहा है, परसिवरेंस। ये वैल्यू है, ठीक है, टीचिंग नहीं है। हो सकता है उन्होंने ये वैल्यू टीच की हो, बट आपको डायमेंशन में टीचिंग्स बतानी। ह्यूमैनिटी ये वैल्यू है जो वो पोजेस करते थे, उन्होंने सिखाया भी, बट डायमेंशन आपको ऐसा बनाना है जो कि कंट्रीब्यूशन में दिखे। अब मैं ये बच्चे को समझा रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रही बात,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, उसके पीयर की कॉपी दिखा दूंगा। यहाँ देखो कि टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद क्या टीचिंग थी, उन्होंने सिंथेसिस कर दिया स्पिरिचुअलिटी का मटेरियलिज्म के साथ। तो अगर जब मैं ये दिखाता हूँ ना, और मैं फिर उसको ये दिखाता हूँ कि अब बताओ बेटर कौन सा है, तो वो कहेगा सर ये वाला बेटर लग रहा है, तब उसकी लर्निंग और बेटर होती है। समझ रहे हो आप बात, कि स्वामी विवेकानंद का कंट्रीब्यूशन क्या है, वेदांता फिलोसफी को उन्होंने स्प्रेड किया। ठीक है, तो जब मैं उसको ये दिखाऊंगा तब उसको चीजें चमकेंगी। अच्छा, हमारा पीयर सोच पा रहा है इस लेवल पे, तो मैं क्यों नहीं सोच पा रहा, तब वो थोड़ा और एफर्ट मारता है। सो लर्निंग फ्रॉम पीयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हम भी समझ रहे हैं, हमारे यहाँ टॉपर्स आ रहे हैं, उनके थ्रू ये बातें कही गई हैं कि लर्निंग फ्रॉम द पीयर्स इज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो दिस इज व्हाट वी डू, वी क्रिएट ग्रुप इकोसिस्टम बनाते हैं ऐसा, ताकि बच्चे जो हैं वो एक अच्छा पीयर ग्रुप पा पाएं और लर्निंग उनकी बढ़ पाए, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। ये आप ये सिविल जली का जो प्रोग्राम है, जिसमें आपको थीम एंड डिमांड मास्टर अप्रोच मास्टर कराते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट डिमांड के साथ कैसे होता है, और एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ कैसे क्वेश्चन आता है, 10 मार्क 15 मार्क को कैसे डील करना है, वो सारी चीजें बताते हैं। ओवर इनोवेशन ब्रेक्स द फ्लो, जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया। ठीक है, आर्टिकुलेशन कैसे करना है, कंटेंट बिल्डिंग कैसे करनी है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें ना आपको मेंटर्स सिखाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, ये टेलीग्राम ग्रुप है स्मैश मेज का, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जाके इसको ज्वाइन कर लेना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अपने फ़ोन से या जिस पे भी आप हो, तो इसको जाके ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ जो अभी हमने ये डिस्कस किया, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है।